हफ्ते की शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहद कमजोरी के संकेत और 17,000 के करीब खुलने की तैयारी में है एसजेएक्स निफ्टी। गैप से नीचे खुलने के बाद मौके खरीदारी के हैं या फिर करनी है पोजीशन हल्की। अहम हफ्ते की हो रही है शुरुआत। आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार अनिल जी। जो हम छोड़ के रिएक्शन एक्सप्लोजन एब्सोल्युटली मतलब इतना कुछ हो गया सर 2 दिनों में, और वो तो छुट्टी वाले 2 दिन थे। यही है दीप की है, जब आप सोचो कि शायद कोई ट्रिगर्स नहीं, कुछ नहीं है, कहाँ से क्या ट्रिगर आता है। सब लोग बेरोजगारी के आंकड़ों पर, रोजगार के आंकड़ों पर नजरें बनाए हुए थे और कुछ अलग ही एक्शन पूरा हो गया दुनिया भर में। कहीं पुल टूट रहे हैं और कहीं उम्मीदें के पुल बने थे वो टूट रहे हैं और बुरी तरह टूट गए। चलिए कोई बात नहीं, करेंगे शुरुआत। और जो है कमजोरी के साथ शुरुआत होने के बाद उसके बाद क्या होना है, जहां खुलेंगे वहां तो खुल जाएंगे, खुलने के बाद क्या होगा उसके लिए आज के ट्रिगर से एक बार जरा आप देख लें। डाउ 625 अंक नीचे लुढ़का है और डाउ नैस्डैक ने तो, हालांकि वो लोग तो नहीं जानते होंगे 420 की अहमियत, लेकिन हमारे यहाँ जो धारा 420 लगती है वो फ्रॉड मानी जाती है, वो फ्रॉड लोगों के लिए लगाई जाती है। हिंदुस्तान की हमारी जो इंडियन पैनल, हाँ, दफा 420 इंडियन पैनल कोड, तो वो 420 अंक नैस्डैक ने मतलब धोखाधड़ी की है, धोखाधड़ी बुरी वाली की है। कच्चा तेल ये लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है $97-98 के आसपास, और एसजेएक्स निफ्टी भी दुनिया भर के बाजारों का साथ देता हुआ आज नजर आ रहा है। और आज टीसीएस के आएंगे नतीजे बाजार बंद होने के बाद, और ऑफिशियली शुरुआत आज से हो चुकी है नतीजों के सीजन की, हो जाएगी। ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज ये एक और आईपीओ है जो आज बाजार में खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, और एक आईपीओ है जो आज बंद होगा, वो है ईएमआई। बढ़ चुकी है ईएमआई, बढ़ चुकी है यानी आईपीओ का रेस्पॉन्स अब तक अच्छा मिला है, बढ़ चुका है, और ट्रैक्शन आज खुलने वाला है। तो ट्रिगर्स तो ढेरों निकल कर आ रहे हैं, बट जो इतना सारा एक्शन हुआ है, ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते भी अच्छी शुरुआत हुई थी बाजार की, वहां से संकेत हमें लास्ट 2-3 दिनों के बिकवाली के आ रहे थे, तो किसी ने ऐसा बड़ा एक्शन तो नहीं एक्सपेक्ट किया था अनिल जी। बट किसी भी लिहाज से अगर आप देखें सर, 630 अंक डाउ टूटा है फ्राइडे के दिन। नैस्डैक ऑलमोस्ट 4% नीचे था। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आई है। बॉन्ड यील्ड वापस उन्हीं लेवल्स पर आ गए जहां से चिंता आ रही थी। चल क्या रहा है सर, इतना कुछ क्या बाजार ने इतना खराब क्या देख लिया उस अच्छे एम्प्लॉयमेंट डेटा में जो इतना रिएक्शन है? दो डेटा थे, एक तो नौकरियां कितनी लगी और एक नौकरियां कितनी नहीं लगी। राइट, नौकरियां जो लगने के डेटा आए थे वो उम्मीद के मुताबिक थे, जितना सोचे थे उतनी लगे, लेकिन नौकरियां जो घटनी चाहिए थी वो कम घटी। अब पूरे वीकेंड पर लोगों की परेशानी ये रही कि नंबर अच्छा है, नौकरियां कम घटी तो अच्छी बात है, मतलब खुशी मनाएं या गम। बात खुशी मनाने की ही है कि नौकरियां कम घट रही है, लेकिन गम इस बात का है कि अगर नौकरियां कम घट रही है इसका मतलब ये कि महंगाई को काबू में लाने के लिए, मतलब ये ऐसा हो गया कि अगर डॉक्टर ने किसी एक बीमारी का ट्रीटमेंट किया है ना, उस बीमारी का ट्रीटमेंट करने पर आपको पता है कि अगर ये डोज दिया जाएगा तो पेशेंट को एसिडिटी होगी या लूज मोशन हो सकते हैं। राइट, ठीक है, वो दवा भी दे दी, ठीक है, ट्रीटमेंट भी किया। अब डॉक्टर इस बात को परेशान है कि जो दवा दी उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि लूज मोशन या उसको एसिडिटी होनी चाहिए, हो क्यों नहीं रही। हाँ करेक्ट। तो यही प्रॉब्लम डेटा में थी। अमेरिका के डेटा में क्या हुआ कि डेटा अगर बेरोजगारी, ब्याज दरें आप बढ़ा रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ाने से आपको पता है कि डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से पता होगा कि नौकरियां कम होगी, नौकरियां कम होने का मतलब है कि आपकी बेरोजगारी बढ़नी चाहिए, लेकिन या तो बेरोजगारी सुधर गई। तो जो डोज दिया उसका साइड इफेक्ट दिखा नहीं रहा है कि डोज मिला है। राइट, ये समस्या थी। साइड इफेक्ट चाहिए था वो नहीं, साइड इफेक्ट चाहिए था। मतलब अभी प्रॉब्लम ये है कि मेन बीमारी के बजाय वो जो साइड इफेक्ट हो रहा है दवा पे, उस पर फोकस था शुक्रवार के दिन। मेन प्रॉब्लम तो ये कि भाई आपकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन अब जब तक बेरोजगारी कम ना हो, मतलब बेरोजगारी बढ़े ना, तब तक ऐसा लगेगा कि अभी तक दिक्कतें आई नहीं है। सो आई थिंक अमेरिका के मार्केट कल शुक्रवार को गिरे इसी वजह से थे कि ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद जो कुछ उन्हें खराब जॉब डेटा, अच्छा अब इसके पीछे डर क्या, चलो ठीक है साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा, तो डर ये कि जब तक साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा तब तक फेड कॉन्फिडेंट रहेगा, चलो ठोको और दो दवा, बढ़ाओ डोज, जैसे डॉक्टर बोला चलो डोज बढ़ा दो, इसकी बॉडी तो एक्सेप्ट कर रही है। सो वही चीज अमेरिका में होने वाली। कैसे कि चलो अमेरिका की इकोनॉमी तो अभी भी खराब नहीं हो रही, डेटा अच्छे, चलो एक काम करते हैं और ब्याज दरें जोर से बढ़ाते हैं। ये डर था वहां, इसलिए बाजार, हाँ, सो इफेक्टिवली डर ही इस बात का कि अब जो पॉलिसी आएगी, कितनी 23 तारीख को आ रही है ना,
नहीं, आई थिंक नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, 2 या 4 नवंबर। हाँ, नवंबर, सॉरी, हाँ, नवंबर पहले हफ्ते में जब पॉलिसी आएगी तो अब फिर लगभग 80% लोग मान रहे हैं कि 5% बढ़नी चाहिए, एक और बड़ा रेट हाइक आएगा। एक और 5% की हाइक है। इसलिए, लेकिन अब इन सब के बीच में जो आप लोगों को तनाव हो रहा है, उसको तनाव को मैं कम कर देता हूँ। यही सवाल पूछना था अगला कि हमें क्या करना है, हमें डरना चाहिए इस यूएस के एक्शन से? देखिए, डर तो हर वक्त लगा रहे तो ठीक है, जहां भी डर खत्म होता है ना, दिक्कत दीप वहीं से शुरू होती है। पिछले हफ्ते में थोड़ा डर कम हुआ था, डर कम होते ही देखो अमेरिका ने डरा दिया। आपको कब डरना है और कितना डरना है ये डिसाइड कर लो जी, ताकि है ना आपको पता रहे कि भाई अब कितना डरना है और कब तक डरना है। आपको डरना है 13 तारीख तक। 13 तारीख, हाँ। अच्छा, 13 तारीख को आएंगे अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े। यस सर। ये महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। पिछले महीने आपने 8.3% दिखाई थी महंगाई। यस सर, 8.3। इस बार अभी आएगा मेरे ख्याल से जो भी नंबर आएगा 7.25% के आसपास आनी चाहिए। ओके, करेक्ट, कम होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर अमेरिका में महंगाई दर, देखो जिस चीज पे अमेरिकी बाजार कल गिरे, आई मीन शुक्रवार को, कि डेटा खराब नहीं हो रहे, अगर समझो इस वाला महंगाई का आंकड़ा घट कर आ जाए बढ़िया वाला, तो बस वही चाहिए। तो जो डोज दिया है, जिस बात का इलाज कर रहे हैं, उसका इलाज लग रहा है। तो मेरे ख्याल से गुरुवार को जो महंगाई के आंकड़े आएंगे वो मेक और ब्रेक है। ठीक है, उसके बेसिस पे शुक्रवार को आपके बाजारों को रिएक्शन देना है। हाँ, अगर वो आंकड़े घटकर नहीं आए अच्छे खासे, तो हो सकता है चिंताएं बढ़ भी जाए। और अगर आ जाए, उससे पहले भी अमेरिकी बाजार उस उम्मीद में रिएक्शन दे सकते हैं। सो आपको ये वाला हफ्ता थोड़ा सा उस लिहाज से, ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से थोड़ा ऊपर नीचे वाला निकालना है। सिर्फ मार्केट की बात करेंगे, डाउन नैस्डैक की, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कमजोर है, कहीं कोई ताकत दूर दूर तक है नहीं। लेकिन बड़े डेटा में जाने के पहले अगर बाजार कमजोर है तो उसके बाद आपको खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलने की पूरी उम्मीद है। प्लस फेड की पॉलिसी की जो मीटिंग है उसमें अभी समय है। राइट, 3 से 4 हफ्ते भी, 23 दिन है। राइट, सो मेरे ख्याल से आज और एक आध दिन और अगर अमेरिकी बाजार घटते रहे, हमारे बाजार उस हिसाब से घटते हैं और पुराने लोज के आसपास पहुंचते हैं, तो वो आपको फिर से खरीदारी का मौका दे रहे हैं। ये डिप मौका देगा। 16,700 16,800 नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17,400 17,500 ऊपर रुकावट की जगह है। इस 700 पॉइंट माफ कीजिएगा, 700 पॉइंट के आसपास की जो रेंज बन रही थी, इस रेंज में हमें ऊपर की तरफ आएगा तो मूड माहौल अच्छा होता हुआ दिखेगा, वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। नीचे की तरफ आए तो थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा खरीदारी करना है। टुकड़ों में लेते रहिए, टुकड़ों में देते रहिए। ये बन रहा है, ये स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। आप जो एक बोल रहे थे कि अक्टूबर में हमारे बाजार अच्छे रह सकते हैं, फेस्टिव सीजन भी है, उसका भी हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। अब तक तो कंजम्पशन बेस्ड तो ग्रोथ हमें अच्छी दिख ही रही थी, पर क्या ये अक्टूबर का ट्रेंड बरकरार रहेगा? क्योंकि एक तो ये जो अमेरिका में वो हो रहा है वो रोज चिंता दे रहा है, और अगर भारी ग्लोबल सेलिंग है तो कब तक हम संभले रहेंगे। दूसरी बात सर, कच्चे तेल का कंफर्ट चला गया है, क्योंकि कुछ समय पहले $84 तक ये कच्चा तेल आ गया था, अब वापस उछलकर ये $98 पर आ गया, जो $95 के ऊपर की परेशानी की बात है, और साथ ही रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। तो ये क्या अक्टूबर की पार्टी को खराब कर सकता है, ये जो नए फैक्टर्स वापस निकल कर आ गए? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि मतलब मुझे तो परेशानी एक ही चीज से होती है और वो है कच्चा तेल। अगर कच्चा तेल कंट्रोल में है तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं है, और कच्चा तेल अब उस रेंज के आसपास आ रहा है जहां से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा है, डिस्कम्फर्ट वाला। हाँ, मतलब अभी तक तो ठीक है कि 85 से 95 की रेंज में आ गया तो ठीक है। मतलब अब 3 डिजिट में तो नहीं देखना है, 3 डिजिट में देखने में अब प्रॉब्लम क्या है दीप, प्रॉब्लम इसका इम्पैक्ट डबल है। एक, कच्चा तेल जैसे बढ़ता है आपके मतलब जो तेल खरीदने के पैसे ज्यादा देने रहे, ठीक है। दूसरा, रुपया हो जाएगा कमजोर। अब 82 के को तो तोड़ के 82 हो गए हम, अब और कितना कमजोर करना भाई, है ना? करेक्ट। सो मेरे ख्याल से आज डबल इम्पैक्ट है, एक तो महंगा कच्चा तेल और एक कमजोर रुपया, वो 2 थप्पड़ मारता है दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ बुरा हाल कर देगा। सो वो दिक्कत वाली बात है। इसलिए और इस कच्चे तेल में एक खेल जो हो रहा है वो समझना जरूरी है, और ये खेल पूरा रशिया का। यस, इनको कैसे भी करके कच्चे तेल के भाव को नीचे बहुत एक लिमिट से ज़्यादा आने नहीं देना है। समझो जो कुछ भी हुआ, ओपेक प्लस का 20 लाख बैरल प्रोडक्शन घटाने का फैसला, उसके बाद वो क्रीमिया में जो आपके ब्लास्ट हो गया, हाँ, जो उनका जो पुल था, ब्रिज था, जिससे पूरा रोड कनेक्टिविटी हुई थी, वो वापस इतना जल्दी रिस्टोर भी हो गया,
ये बड़ी सरप्राइजिंग थी। आधा एक तरफ का टूट गया था। हाँ, तो भी मतलब कि सप्लाई पर मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या। अच्छा, कोई बताने को भी तैयार नहीं कि किसने किया, क्यों किया। करेक्ट। सो आई थिंक किसी न किसी तरह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन वाली जो चीजें हैं ना, वो खत्म नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते हम वो 3 जगह से 4 जगह से गैस लीक की बात हुई थी। अब वो क्यों हुई, किसने की, क्या, वो मामला वापस ढक गया। अब 2 दिन बाद ये ब्रिज पे जो हुआ वो भी भूल जाएंगे। लेकिन इनमें अगर आप अंदर जाके समझ कर पढ़ने की कोशिश करें तो ये कहीं कहीं है ना, दुनिया भर में सप्लाई डिस्ट्रप्शन करने का जो चक्कर चल रहा है ना, उस पर काम तो हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं कहीं, और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रशिया का ही हो सकता है। करेक्ट। सो आई थिंक वो रशिया वाला मामला जब तक नहीं निपटता ना, तब तक ग्लोबली आप दिल खोल के कभी तेजी कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही है, अब तो यहाँ मुंबई में भी मुझे टेम्परेचर कम लगने लगा है। बढ़िया मौसम था, हो गया वीकेंड में एक अच्छी बात है। हाँ, वीकेंड पे इस बार मौसम बहुत अच्छा था। तो अभी ये हाल है दीप कि जैसे जैसे सर्दियां शुरू होंगी ना, ये एनर्जी प्राइसेस अगर कम नहीं तो 2-4 यूरोप के देश उड़ ही जाएंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे। और सब तो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे, पेंशन पे जीने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर भाई आपका 2000 रुपए का बिजली का बिल आता है, वो 10,000 का हो गया, 15-20 हजार का हो गया, कहाँ से भरेंगे? बुरा हाल होगा, है ना। वो अब आप भर ही नहीं सकते। और सबसे एसेंशियल चीज है आपकी एनर्जी, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। सो आई थिंक यूरोप बड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन में, और मुझे लगता है कि रशिया अब और पता नहीं क्या हासिल करना चाहता है यूक्रेन के युद्ध से। अब आई डोंट नो कि सबसे घुटने पे लाकर माफी मंगा के पुतिन साहब बोलेंगे अब छोड़ूंगा, भगवान जाने, बाकी तो उनको जो लेना था उन्होंने ले लिया, सब कुछ हो गया। सो आई थिंक जब तक ये रशिया वाला मामला पूरी तरह से नहीं निपटेगा ना, तब तक यूरोप, और अगला अगर दिक्कत वाला मामला, ये दीप मैं पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ, इस बार भी देखो बैंक्स की भी बात आई तो कहाँ से आई? यूरोप से आई। क्रेडिट स्विस वगैरह, डॉइचे वगैरह अमेरिका से नहीं आई। सो इस बार प्रॉब्लम जो है ना, वो अमेरिका नहीं है, यूरोप है। सो आई थिंक थोड़ा सा वहाँ सावधानी रखें। बट ओवरऑल ठीक है, ये तो दुनिया भर है, इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ रोज चलते रहेंगे, गिरते रहेंगे, पड़ते रहेंगे, ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं। अक्टूबर का महीना है, इवेंचुअली अच्छा होता है, वॉलेटिलिटी रहेगी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। लोकल आउटलुक अपना डायरेक्शन क्लियर है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। इंटरनेशनली जो कुछ भी, जब भी बड़ी बड़ी गिरावट के साथ हम खुलेंगे, जब भी तेज गिरेंगे, जब भी मुंह मारो, उस दिन खरीदना है। तो हमारे मौका जो मिले वो फायदा उठाएं, अपने लेना है। हाँ, फर्क इतना ही है कि जब जब एक अच्छी उछाल मिले, थोड़ा प्रॉफिट बुक के हल्के भी होते हैं। ट्रेडिंग वाला मार्केट है, एक तरफा वाला मार्केट नहीं बन रहा, और बस उतनी ही इशू है, और कोई दिक्कत नहीं। 250 पॉइंट देख के एकदम ऐसा कोई मुंह फुला के मत बैठ जाइए कि खत्म हो गया। अभी 16,700 भी तोड़, आज सब आपको सुनने को मिलेगा 16,750 के भी नीचे जाएगा, नई रिस्क खुल जाएगी। खुलेगी तो आज तो नहीं खुलेगी, चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आज देखते हैं, आज 9:15 इंपॉर्टेंट नहीं है, 3:30 बजे। 3:30 को अगर हम 17,000 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करते हैं तो कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो देखना है बस। तो अगर 17,000 और 17,100 के ऊपर अगर बंद होते हैं दीप, तब तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा समझना। समझ के। हाँ, और 17,000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर थोड़ा सा चिंता की बात है। असली क्लोजिंग जो खराब होगी वो आपकी 16,800 के नीचे ही ट्रेंड, हाँ, वो जो लास्ट टाइम का रिवर्सल था, उसके पहले नहीं। तो ऐसे कोई कुशन है अपने पास, डेफिनेटली। ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा एक और एक्शन की अगर बात करें, क्योंकि हम स्टॉक्स पर भी बड़ा फोकस कर रहे हैं ग्लोबली भी और हमारे लिए भी। नतीजों का सीजन अनिल जी फिर से शुरू हो रहा है, और ये इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक बार लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार भी थोड़ी बेस कंपेरेबल होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था अनलॉक हो चुका था, तो उसका कंफर्ट था। इस साल तो ऑफकोर्स कंजम्पशन बूस्ट का कंफर्ट है। दूसरा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा कि ग्लोबली जो रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर अभी तक आया है या नहीं। तो उस लिहाज से हमें क्या देखना है? ऑफकोर्स हमारी तो आईटी कंपनीज नतीजे शुरुआत कर रही हैं, बट आपकी कहाँ नजर रहेगी? दीप, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि आईटी कंपनियों से एक्सपेक्टेशन ही कम है, और अगर टीसीएस कम एक्सपेक्टेशन पे आज कोई रिजल्ट्स अच्छे दे दे थोड़े भी, एक तो आईटी कंपनी में वो देखने वाली बात है। दूसरी बात है कि कई सारी आईटी कंपनियां फिर से बायबैक के लिए तैयार हो सकती है। और अगर तो 2 ट्रिगर आपको देखने, कैश है, और अगर कंपनियों को या कंपनियों के मैनेजमेंट को लगता है कि अगर 4,500 में टीसीएस ने बायबैक किया, अगर 3,000 उन्हें फिर से अट्रैक्टिव लगने लगे, करेक्ट, तो वो बेस बनाने का काम। देखो, आईटी में बड़ी तेजी है ना, अगर आपका 6 महीने का व्यू है और 6 महीने तक आप भाव नहीं देखना चाहते हैं, तो आईटी शेयर लेने का वक्त है। राइट सर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है दीप, कि 6 महीने न तो किसी को वो धैर्य है इतना कि लेके भाव न देखें। करेक्ट सर। दूसरा, उस 6 महीने में पता चला आईटी के बजाय कोई कंजम्पशन वाले स्टॉक, कोई सीमेंट, कोई लीकर,
ये सारे भाग गए तो जी बड़ा जलता है फिर। हमने तो वो ले लिया जो चले ही नहीं, मौका निकल गया, हाँ अपॉर्चुनिटी। हाँ, वो लेते तो भाग जाता। Correct. तो अगर वैसी फीलिंग आपकी आती तो फिर आईटी आपके लिए है ही नहीं। आईटी फंड मैनेजर्स के लिए है, जिनको वैल्यूएशन थोड़े और इस रिजल्ट के बाद कंफर्टेबल अगर आ जाते हुए दिखते हैं। मेरा ये समझना है इस रिजल्ट सीजन में जो भी आईटी स्टॉक्स, मतलब जो क्वालिटी वाले टॉप क्लास में बता रहा हूँ, अब यहाँ से अगर 5 से 10% फॉल में आते हैं तो खरीदारी की रेंज में आ गया, बेचना नहीं है। अब बेचना नहीं है। फॉल के बाद रिजल्ट, और अगर रिजल्ट किसी का अच्छा है, सरप्राइज हुए तो बढ़िया रिजल्ट आए तो दे देना है, तो दे देना, समझ गया। क्योंकि मार्च तक का टाइम जो है ना आईटी कंपनियों के लिए मुश्किल भरा रहेगा ग्लोबली। राइट। लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की प्रॉब्लम है। और अगर यूरोप की प्रॉब्लम बढ़ गई तो लगभग सारी कंपनियों के तो यूरोप में है ही है ना बिजनेस। सो आई थिंक इसलिए आईटी है ना आपको मार्केट परफॉर्मर या अंडर परफॉर्मर ही रहेगा मार्च तक। उसके बाद कंपनियों की जब परफॉर्मेंस आने लगी तो उससे पहले स्टॉक थोड़ा थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखेंगे। सो किस कंपनी के खराब, कंपनी के रिजल्ट जो कंपनियों के बहुत खराब आएंगे वहां पर लेना है, और जहां बहुत अच्छे आकर भाग जाए या बोनस वोनस आ गया है या फिर आपके बोनस तो क्या सॉरी बाईबैक वगैरह आ गया, तो वहां पे फिर एक बार फिर से आप प्रॉफिट बुक करके नीचे का इंतजार करें। बट अदरवाइज आपके कई सारे लोग बोलते हैं जैसे 3700-3800 का टीसीएस लेके बैठे, 3600 का बाईबैक पिछले क्वार्टर के बाईबैक के जमाने से, या इन्फोसिस पड़ा, कोई टेंशन नहीं है। अगर इन कंपनियों को आप 5 साल के व्यू से नहीं देखकर 5 महीने के व्यू से देखेंगे तो फिर मार्केट में ये बड़ी गलती है एज एन इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली। मतलब इन कंपनियों ने इससे जो समय आप देख रहे हो, आप तो क्या 3600-3800 वाला टीसीएस कितना घटा हुआ है? 25%, 50-75% भी घटे हुए आईटी स्टॉक, ये सारे के सारे ब्लू चिप्स। उसके बाद भी अच्छी खासी तेजी हुई है। तो जिसको 4,500 रुपये का भाव देखने की टीसीएस की इच्छा है उसको ज़रूर दिखेगा, बशर्ते कि होल्ड रखने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए और सही वक्त पर थोड़ा और नीचे एवरेज कर ले, बहुत बढ़िया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास समस्या है। सबसे बढ़िया बात है कि इस रिजल्ट सीजन में आईटी शेयरों के लिए आप कम एक्सपेक्टेशन पे अंदर जा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सर, समझ गया। ओके, एक दो स्टॉक्स पर भी बात करनी है, एक बार पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं सर, फिर इन स्टॉक्स पर भी बात करेंगे। बताएं सर फिर आज का सेटअप, आज के संकेत। ग्लोबल तो नेगेटिव है, एफआईएस के भी नेगेटिव है, डीआईएस के न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर आप मान सकते हैं, और वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट कॉशियस है, और ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव है। माफ कीजिएगा। 16,950, 17,025 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 16,750, 16,850 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर की तरफ 17,175, 17,225 पहली रुकावट की जगह गैप से खुलने के बाद 17,275, 17,325 प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, बिकवाली करने के लिए परफेक्ट जगह होगी। बैंक निफ्टी 38,500 से 38,650 इस रेंज में एक बार पहुंचने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, वहां सपोर्ट लेगा। इसके नीचे गया तो 38,200 से 38,375 की रेंज होगी आपके लिए अच्छी खरीदारी की जगह। ऊपरी स्तरों पर 39,175, 39,275 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। पार निकलना आज तो मुश्किल होगा, लेकिन हफ्ते भर के लिए आज से आप आगे के लिए भी रखना चाहें तो 39,400, 39,550 ऊपर की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। अब आइए सपोर्ट लेवल दे। मैंने सपोर्ट लेवल थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग को एडजस्ट करके दिया दीप, तो 17,125, 17,102 पहले छोटे सपोर्ट है जिसके नीचे खुलने की तैयारी है। 17,025, 16,975 और 16,950 तीन मीडियम सपोर्ट है। इसके नीचे की ज़रूरत है नहीं, नोट करके रख लें। 16,900, 16,850 ये बड़े सपोर्ट के तौर पर। ऊपर क्योंकि 17,125 का हम सपोर्ट गिन रहे तो 17,175, 17,225 दो छोटी रुकावट के लेवल, 17,275, 17,300 दो मीडियम, और 17,325, 17,375 फाइनल लेवल निफ्टी में ऊपर की तरफ। सेम बैंक निफ्टी में मैं 39,000 के नीचे की ओपनिंग के हिसाब से आपको लेवल दे रहा हूँ। हम 39,175 के आसपास बंद हुए हैं। माफ कीजिएगा। 38,825 जो शुक्रवार का लो है, 38,650, 38,500 ये तीन विजिबल लेवल्स हैं। 38,375 और 38,300 ये दो मीडियम लेवल, 38,200, 38,025 फाइनल लेवल बैंक निफ्टी पे सपोर्ट के तौर पर। 39,050, 39,125, 39,050, 39,125, 175 तीन छोटे लेवल हैं ऊपर की तरफ के। बड़े लेवल दे दूँ, हायर लेवल्स 39,050, 125 और 175। इसके ऊपर 39,225, 275 और 39,400 तक के लेवल्स निफ्टी में। थोड़े लेवल्स कम है, ज़्यादा लेवल्स, जबकि रेंज बड़ी है लेकिन लेवल्स थोड़े कम निकल कर आए, इससे काम चल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बड़े लेवल्स आपके सामने हैं। अब समझते हैं डेटा के लिहाज से, क्योंकि फ्राइडे को भी हमने सेलिंग देखी तो
पुट कॉल रेशियो तो अनिल जी नीचे आया है, बट एफआईएस की पोजीशन वहीं पर है। एफआईएस की इंडेक्स पोजिशन दीप ये अच्छा ही है एक तरह से। मतलब अगर ग्लोबल खराब होगा तो भी आप कितना बेचेंगे, जगह ही नहीं है। स्टॉक्स तो खैर हमेशा बेच ही सकते हैं, Right. लेकिन इंडेक्स में शॉर्ट टर्म मूव तो इंडेक्स से आते हैं, राइट। स्टॉक से तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू होता है। स्टॉक तो हर रोज आप 500-600 पॉइंट डाउ ऊपर नीचे हो, उससे मूड नहीं बनाते ना कि आज लेना है कि आज देना है, बिल्कुल। Correct? लेकिन इंडेक्स का व्यू तो रोज ही लेना होता है। Right. सो आई थिंक इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 20% के आसपास है, विच इज कंफर्टेबल, आराम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो घटकर आया है, एक के नीचे है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ये भी कंफर्टेबल है, ओवरबॉट आप है नहीं। और विक्स भी पता नहीं जिस दिन विक्स घटता है उसी के नेक्स्ट डे विक्स वोलेटिलिटी बढ़ती है। क्या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, गजब। तो ये है डेटा। अब आइए स्टॉप लॉस। 17,000 गैप से नीचे खुलने के बाद इसको स्टॉप लॉस मान कर चल सकते हैं। 16,975, 17,000 जो आपको ठीक लगे। क्लोजिंग 17,100 के नीचे अगर होती है तो आपको लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी 38,800 जो शुक्रवार का लो है, उसके नीचे जाते हैं तो फिर आपको एक बार लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। और अगर 38,600 गैप से नीचे खुलने के बाद अगर 38,600 के नीचे आप बंद होते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए अपनी पोजीशन में। यहाँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस अलग तरीके से निकल कर आ रहा है। निफ्टी में इंट्राडे का नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे का ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। सो स्टॉप लॉस मैंने कहा जिसने नोटिस नहीं किया हो बोल देता हूँ ताकि नोटिस आप कर लें। स्टॉप लॉस की भी एक कला है, ट्रिक होती है, आर्ट है, ट्रिक है, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है, एक ही स्टॉप लॉस है 17,350, 39,300, ये दो स्टॉप लॉस आपके निफ्टी पे 17,350, बैंक निफ्टी 39। गैप डाउन के बाद तो अच्छा कंफर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अब आते हैं नई पोजीशंस पर। गैप डाउन की तो तैयारी है, उसके बाद क्या? दो तरीके से बताऊंगा। पहला तो 16,750, 16,850 की रेंज में निफ्टी आता तो वहाँ लेना ही है, जो बहुत दूर है। बहुत दूर है सर, मुझे पता है बहुत दूर है, लेकिन मैं फिर भी पर्पजली लिख रहा हूँ ताकि आपको इस हफ्ते के लिए ध्यान में रहे। अगर इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी है। 16,700 का स्टॉप लॉस होगा। 16,900, 950, 975 तीन छोटे टारगेट। 17,000, 17,025, 17,103 मीडियम टारगेट। अब ये तो आप खाली मतलब कभी कभी कई बार होता है ना कि अब जैसे आपके बुक में 20 चैप्टर हैं, ठीक है। 20 चैप्टर में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जो 20 साल के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, कोई एक आध बार उसमें से सवाल आ गया तो आ गया, नहीं तो आता नहीं। राइट सर, करेक्ट। मतलब ये ऐसा चैप्टर इसमें से कुछ आएगी नहीं, पढ़ते ना फिर भी करते हैं बिल्कुल। वो ये वाला ही ऐसे ही है। 16,750, 16,850 अपने पता नहीं आएगा, पढ़ के रखना जरूरी है। हमेशा जरूरी नहीं कि वो आए क्वेश्चन उसमें, कभी कभी कोई क्वेश्चन ना भी आए तब भी पढ़ना चाहिए। तो हम तो कई बार वैसा था, जैसे सीए करते थे तो हमें ये सिखाया गया था कि कई बार होता है जैसे आपको 10 में से 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये देखो 2 बैठे हैं हमारे यहाँ, ये बताएंगे। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये वाला चैप्टर तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, इसमें तो क्या आना है। मैं उल्टा सोचता था कि सपोज सीए की डिग्री आ गई, उसके बाद आप क्लाइंट के सामने बैठे हो, आपसे कुछ पूछेगा जानेगा, तो आप उसको ये बोलते ये तो मैंने छोड़ दिया था, चॉइस में पढ़ा नहीं था। नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर आपको ढंग का सीए बनना तो सब पढ़ना पड़ेगा। वो बुक जो सीए के लिए बनी वो इसलिए बनी कि आप पूरी पढ़ें, पहले से आखिरी पढ़ने तक। एग्जाम के लिए नहीं है। हाँ, खाली एग्जाम तो एग्जाम पास होना और एग्जाम पास होने के बाद सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना, दोनों में बड़ा दिन रात का अंतर है। इसीलिए हर एक सीए बहुत सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आप अगर खाली एग्जाम पास करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब तो आपकी नॉलेज उतनी रहेगी कि हो गए पास हो गए, डिग्री हो गई, ठीक है चलो बढ़िया। फिर वो लोग खाली नौकरी करेंगे, उनका दिमाग उतना ही लिमिटेड चलेगा कि भाई मुझे जितना ये करना है उतना। लेकिन बाकी लोग जो अच्छा प्रोफेशनल बनने के, वो तो सब पढ़ेंगे बिल्कुल। तभी आपके सामने कोई हाँ पूछो वैसा। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे निफ्टी की। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 16,950, 17,025 इस रेंज में खरीदारी करने की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा आपका 16,850 का है। एक चांस लेना चाहिए दीप, अगर इस रेंज में मिलता है निफ्टी, आज मिलेगा भी, लेना भी चाहिए। और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 17,100, 125, 175, 225, 225, 275 और 325, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में इस रेंज में। सबसे कारगर स्ट्रेटेजी आज वर्केबल ये वाली में। ओके, बेचने की राय चूंकि मुझे देनी होती है इसलिए दे रहा हूँ, चूंकि गैप से 250 पॉइंट नीचे खुले तो बेचना बनता नहीं। अगर 100-125 पॉइंट तक ही गैप से मिले तो एक बार आप सोच सकते हैं, जो होगा नहीं। अगर ना गैप से खुले तो ही बेचना है। और 17,350 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट जो होंगे 17,125, 100, 17,025, 16,975, 16,950, 16,900 और 16,850 के लेवल के। तो इन तीनों स्ट्रेटेजी में निफ्टी में जो काम की है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बाय निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी काम की है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय है। ये वाला जो लेवल है
38,200 38,375 इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी करके नोट करके रखिए। जैसा निफ्टी में कॉन्फिडेंस है कि नीचे वाली रेंज आज नहीं आएगी, उतना कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में नहीं है। आएगी तो नहीं, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी क्या सरप्राइज शॉक दोनों देता है। बिल्कुल हाँ, देता है सर। मूड होगा तो सरप्राइज भी बहुत देगा ऊपर की तरफ, और खराब लगा तो बड़ा शॉक भी, झटका भी पूरा आता है एकदम। सो इस रेंज में खरीदना है। 38,000 का स्टॉप लॉस है, 38,475 625 दो छोटे टारगेट, 800 और 38,950 मीडियम टारगेट, 39,000 खाली 5 टारगेट। जो काम की स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में बढ़िया बन सकती है दीप, जिस पर फोकस करना चाहिए निफ्टी की तरह यहाँ पर भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 38,500 से 38,650 की रेंज में खरीदारी करने की राय है। छोटा स्टॉप लॉस है 38,450 का, जिसको बड़ा लगाना है 38,200 का लगाएं, आपकी रिस्क पर है। बाकी 38,450 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 38,800, 39,050 दो छोटे टारगेट, 39,125 और 39,175 मीडियम टारगेट, 39,225 39,275 फाइनल टारगेट। ये बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय। बेचने का आप क्या बेचोगे, नीचे खुलेगा आप तो 38,800 खुलेगा तो क्या बेचना है, 400-500 पॉइंट नीचे हो सकता है 100-200 और चला जाए, लेकिन वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस हो जाएगा दूर और आना थोड़ा सा है। बट फिर भी अगर ज़्यादा गैप से ना खुले तो 39,300 के स्टॉप लॉस से बेचें। 38,825, 38,650 और 500 तीन छोटे टारगेट हैं, 38,375 और 38,302 मीडियम टारगेट, 38,200, 38,075 फाइनल टारगेट के लिए, 38,025 फाइनल टारगेट। ठीक है सर, डन। सारे टारगेट्स लेवल्स आ गए हैं। फंड डेटा सर, कैश में तो बिकवाली चली रही है अच्छी खासी। 2,250 करोड़ का बेचा है एफआईज ने, 975 करोड़ के स्टॉक और बेच डाले। गजब भी बेच रहे हैं भाई। 3,200 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स थोड़ा सा कम 46 करोड़ का नहीं के बराबर है। लोकल फंड ने खरीदा है 550 करोड़ का, लेकिन मतलब नहीं ना, ज़्यादा नहीं है। मैं मतलब एफआई की बिकवाली से मैं इतना कोई खास ऐसा दिक्कत नहीं, लेकिन लोकल फंड ने नहीं खरीदा, ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था। बिल्कुल उतना सपोर्ट नहीं आया जितना आना चाहिए था। कोई लेवल्स दीप देखिए, ऊपर में तो 17,300 आपका एक तरफ से वो हो गया। 17,300 के पुट पर 32 लाख शेयर है, कॉल्स में 33 लाख शेयर, बराबरी का ओपन इंटरेस्ट था, वहीं पर आप बंद हुए 17। आज इतने गैप से खुल रहे हैं तो 17,300 के पे तो लॉन्ग ट्रेडर फंस ही गया है। ठीक है, बिल्कुल सर। 17,200 पे भी 34 लाख है, ये भी फंस गया। 17,100 पे 27 लाख है, ये भी फंस गया। तो करीबन आज 17,100 के नीचे खुलने पर 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर रिस्क पे आ गए, अननेसेसरी वाली रिस्क पे, जो उन्होंने सोची नहीं थी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कल अपनी बात भी हो रही थी शुक्रवार को भी, कि ओवरनाइट पोजीशन पे हेजिंग रखो, हमेशा हेजिंग रखो। बिल्कुल। हेजिंग रखने का ये फायदा होता है कि एटलीस्ट आपका हेजिंग का मतलब नुकसान तो होगा, कम होगा। इंश्योरेंस कैसे लेते गाड़ी का, तो गाड़ी ठुक गई तो नुकसान तो होगा, लेकिन मतलब भरपाई होगी। एग्जैक्टली वैसा, या कम होगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो वाली चीज ऑप्शन से हेजिंग अगर की तो अच्छी बात। 17,000 अगला बड़ा सपोर्ट है, 43 लाख शेयर है, ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, साइकोलॉजिकली भी बड़ा लेवल। तो आज 17,000 होल्ड कर लें, उसके नीचे नहीं जाए तो ये भी अपना आप में अचीवमेंट ही समझिए। बस ये अचीवमेंट अपना। ठीक है, डन। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में 39,000 के नीचे खुलेंगे, टिकेंगे। डेटा कम है बैंक निफ्टी में, क्योंकि शुक्रवार पहला ही दिन था वीकली सीरीज का, तो ज्यादा कुछ खास डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होने वाला है सर। एक दो स्टॉक्स पर भी आपकी राय लेनी थी। एक तो पहले टाटा मोटर से कर लेते शुरुआत, क्योंकि बड़ा काउंटर अभी आपके नीचे फ्लैश भी हो रहा है। जो इनका अपडेट आया है उस पर आपकी कोई राय? मोर इम्पोर्टेंटली ब्रोकरेजेस का भरोसा थोड़ा कम दिख रहा है सर इस कंपनी। मजा नहीं है दीप, ऐसे नंबर्स कोई मुझे बहुत अच्छे लगे नहीं टाटा मोटर्स के। ऐसे कहने के लिए 12% ग्लोबल बिक्री बढ़कर आई तिमाही दर तिमाही, साल दर साल तो 5% घटी है। सो आई थिंक एक ये, दूसरा ये कि यूरोप की समस्याएं दिख रही है सर। यूरोप चाइना अभी भी मजबूती नहीं दिखा रहा, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत तो है। लेट्स सी अभी क्या होता है। तो आज तो थोड़ा स्टॉक मार्केट भी खराब है, तो मेरे ख्याल से 2.5-3% नीचे खुलना चाहिए, मतलब 400 रुपये के आसपास तक तो इतना तो बनता है। फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। सो आई थिंक खुलेगा ही गैप से, तो ज़्यादा कुछ करने को मिलेगा नहीं। तो लेकिन है नंबर्स उतने दमदार नहीं कि जिसमें आपको मजा आए। मज़ा नहीं है ना, ठीक है। दूसरी खबर, आईडीबीआई बैंक, हमने भी कई बार इस पर फॉलोअप किया है। फाइनली इसके विनिवेश पर बड़ा कदम आया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हो गया। अच्छी खबर है, स्टॉक बढ़ना भी चाहिए। 42-43 रुपये के आसपास है। मेरा ये समझना है कि आईडीबीआई बैंक का कोई बाई कंपल्शन नहीं लेगा, बाई चॉइस लेगा। हाँ, मतलब इसके स्वयंवर के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। हाँ, अच्छा ना, क्यों, क्या दिक्कत क्या आईडीबीआई? अच्छी ब्रांड है। हाँ, ब्रांड तो मतलब मेरा पॉइंट है कि अगर कोई बैंक बिक रहा है, अगर उस बैंक में आपका खाता हो, क्या आपके मन में आता है कि आईडीबीआई बैंक बिक रहा है, मैं खाता बदल के दूसरे बैंक में चले? नहीं,
वैसा तो प्रॉब्लम की वजह वैसे से तो दिख नहीं रहा। प्रॉब्लम नहीं है। वो तो डाइवेस्टमेंट करना है, एलआईसी को Yes. निकलना है, सरकार को निकलना है। राइट। और दूसरी बात है कि अगर एलआईसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, मैंने 2 साल पहले भी जो एलआईसी के एमडी साहब का इंटरव्यू किया था, उनको अगर उनकी बात पे माने आज भी, हालांकि वो तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एलआईसी जनरली अपने इन्वेस्टमेंट लॉस Loss पे देखती नहीं नहीं, बेचती। और बैंक लेना तो हिंदुस्तान में बहुत लोगों को है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। आरबीआई को किसको और कितना देना वो वाली बात होती है, तो ओपन बिडिंग सिस्टम होगा तो इसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। Yes, sir. तो आई एम श्योर कि रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। और मेरे हिसाब से 58-60 रुपए के नीचे तो क्या ही बिकना चाहिए। 60 रुपए तो एलआईसी की कॉस्ट बनती Cost ही है, LIC उससे नीचे तो क्यों बेचेगी एलआईसी, और क्यों बेचना चाहिए। Right. सो आई थिंक उस हिसाब से आईडीबीआई बैंक एक स्टॉक है जो आज बढ़िया एक्शन में होगा। फाइनली आईडीबीआई बैंक बिकने के लिए अब आखिरी बाधा पार हो रही है, ईओआई आज आ रहे हैं, ठीक है। स्टॉक एक्शन में रहेगा। चलिए सर, तो आईडीबीआई बैंक एक्शन में रहेगा, पॉजिटिव एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट टाटा मोटर्स इस पर रहेगी नजर, ऑफ कोर्स बाकी ऑटोस पर भी रहेगी नजर। आइए फिर और खबरों के बारे में जानते हैं। हमारी टीम है तैयार, अरमान, नुपुर और साथ ही आशीष। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या कह रही हैं आज की ट्रिगर्स और खबरें। जी, सबसे पहले नतीजों का आगाज़ होता हुआ दिखेगा। टीसीएस के नतीजे पोस्ट मार्केट जो है वो आते हुए दिखेंगे, और बोर्ड मीटिंग में जब सेकंड इंटरिम डिविडेंड है वहाँ पर भी विचार होता हुआ दिखेगा। इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसमें बोर्ड मीटिंग में बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट दोनों पर विचार किया जाएगा। और आज से टाटा टियागो, हीरो विदा और महिंद्रा XUV 300 जो उनकी है बुकिंग आज से खुलती हुई दिखेगी। एक्स डेट है रुचिरा पेपर में, जिसमें बोनस इश्यू 1:10 का। और अब आईपीओ अपडेट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का आईपीओ जो फ्राइडे को बंद हो गया था, वहाँ पे कुल जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन आया है वो लगभग 72 गुना आया, बढ़िया आता हुआ दिखा है। QIB तो लगभग 170 टाइम्स, NII 64, और रिटेल देखेंगे लगभग 20 गुना भरकर आया है। कितना 72 गुना? यस सर, टोटल, जिसमें QIB 170 टाइम्स। अलॉटमेंट किसे मिलेगा? क्यूआईबी वाले भी ऐसे मतलब लिस्टिंग पे मतलब ऐसा ट्रेडर टाइप ही हो गए। देख तो, सबको लगता है एक गुना डाल दो, जितना आ जाएगा आ जाएगा। एग्जैक्टली। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसका आईपीओ आज से खुलेगा और 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 75 से 80 का। इशू साइज अगर आप देखेंगे 310 करोड़ के आसपास का, जिसमें पूरा का पूरा OFS है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 140 करोड़ जो हैं जुटाए हैं, जिसमें निपॉन फंड, ICICI प्रू, कोटक फंड, एबेकस और मोतीलाल ओसवाल जैसे आदि नाम हैं। अब खबरों पर, बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बजाज फिनसर्व पर ध्यान रखना है, क्योंकि बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस और इनके लाइफ इंश्योरेंस दोनों के अपडेट आए हैं, जिसमें सितंबर में अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस जो इनका डायरेक्ट प्रीमियम है वो 1214 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अगर आप सितंबर तक, मतलब अप्रैल से सितंबर का टोटल अगर प्रीमियम देखेंगे तो 7,831 करोड़। वहीं अगर बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के देखेंगे तो वहां पर आपको सितंबर में प्रीमियम 670 करोड़, और सितंबर से अभी तक, मतलब अप्रैल से सितंबर तक लगभग 5,150 करोड़ के आसपास प्रीमियम आती हुई दिखी है। ओके, तो अपडेट्स तो अच्छे ही आ रहे हैं ज़्यादातर कंपनीज के। आइए नुपुर से भी जानते हैं कुछ और अपडेट्स और खबरें। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बंधन बैंक, जहाँ पे जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो 22% से बढ़कर आए, अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो YY बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सिर्फ 3% से ऊपर है। जो डिपॉजिट्स है वहाँ पे 21% की ग्रोथ है, और जो कासा डिपॉजिट है वो भी 11% से इस बार बढ़कर आए। लेकिन जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो वहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। पिछली बार वो 96% के आसपास था, इस बार 97% के। तो हो सकता है इस बार जो NPA आएंगे वहाँ पे थोड़ा सा वो इस बार थोड़े बढ़कर आ सकते हैं। स्टार हेल्थ एंड अलायंस जो है वहाँ पे सितंबर का अपडेट आते दिखा है। जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो इस बार 12% से बढ़कर आया है। SH केलकर के भी का भी जो क्वार्टरली अपडेट है वहाँ पे जो क्वार्टर 2 की रेवेन्यूज़ है वो 412 करोड़ की रही इस बार। ये जो 412 करोड़ है इसमें जो लास्ट टाइम कंपनी ने अधिग्रहण किया था उसके भी फाइनेंशियल्स इंक्लूडेड है। तो लाइक टू लाइक बेसिस पे जो रेवेन्यूज़ है वो 7% से ऊपर है इस बार। लेकिन जो कंपनी की डेट है वहाँ भी इस बार थोड़ी सी बढ़त आती दिखी है जो नेगेटिव हो सकती है। HUL गोदरेज कंज्यूमर आज फोकस में है, क्योंकि साबुन के जो दाम है वो 15% से इस बार कंपनीज ने कम किए, तो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। IGL दामों उन्होंने भी उनके दामों में 3 रुपये की बढ़ोतरी करी है। वरांदा लर्निंग्स आज फोकस में, क्योंकि 12 तारीख को कंपनी की बोर्ड बैठक है जहाँ पे पोटेंशियल अधिग्रहण पर कंपनी विचार करने वाली है। यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग पे आज फोकस है, क्योंकि 12 तारीख को यहाँ भी कंपनी की बैठक है जहाँ पे 1 टाइम स्पेशल अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी ऐलान करने वाली है। RBI की तरफ से एक अनाउंसमेंट आता दिखा है जहाँ पर डिजिटल करेंसी पर जो कांस्टेंट नोट है उसे जारी किया जाएगा पायलट बेसिस पे, और इससे ई-रूपी का नाम दिया जाएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट अपडेट है। डिजिटल करेंसी, ई-रूपी यूज करेंगे?
हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही हो हाँ गया। बिल्कुल 100% हम कोई क्रिप्टो के खिलाफ थोड़ी है, लेकिन जिस तरह से Regulation। हाँ मतलब ऊपर नीचे होता है उसमें लोग फंसते हैं, मतलब इतना मतलब 20-20, 10-10, 25-25% कौन सी करेंसी, यहाँ रुपया 1% घटता है तो हाय तोबा मच जाती बुरा है। हाल हो जाता है। तो फिर वो भी तो अगर आप उनको करेंसी मानते हो तो अगर आरबीआई की और सरकार की तरफ से बैक्ड करेंसी है तो टेक्नोलॉजी तो बहुत शानदार है ही ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे किसी को थोड़ी डाउट है, कोई उसको थोड़ी खराब करा है। लेकिन जिस तरह से वो अब आप देखो कितनी करेंसी आई, कितनी चली गई, जिसके पास रह गए। और वो कोइन होते तो कम से कम कोइन कुछ तो करते, बच्चों को ही देते खेलने के लिए है ना। अब को यार संभाल के रखते तो 20-30-25 साल बाद हो सकता है वो उसकी वो एंटीक पीस के चक्कर में वैल्यू हो जाती है। ये तो ऐसे कोइन है जो दिखते भी नहीं है ना। राइट, करेक्ट। तो इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा है कॉन्सेप्ट आया है। ई रुपी तो आई थिंक देखते हैं किस तरह से लॉन्च होती है। मैं तो पक्का यूज तैयार हैं, 100%। चलिए, तो ई रुपी भी आने की तैयारी में, हम भी तैयार हैं। जैसे जैसे इस पर अपडेट होगा आपके लिए लेकर भी आएंगे। आइए, ब्रोकरेजेस क्या कह रही है ये भी आपको अपडेट कर देते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बंधन बैंक यहाँ पर क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो आई है इसके बाद सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। 275 पर स्टॉक चल रहा है, 325 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि ये जो प्री क्वार्टरली रिलीज आया है इसमें करीब करीब 3% की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी देखें तो थोड़ा सुधार देखने को मिला है। जेफरीज भी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 400 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से आ गया है अब डाउनग्रेड। पहले ओवरवेट की राय देते थे, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 525 से घटाकर 455 कर दिया, हालांकि 412 पर स्टॉक चल रहा है और मान रहे कि डाउनग्रेड इसके लिए किया है क्योंकि जो इनके डीलेवरेजिंग टाइमलाइंस थी जेएलआर की वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और होलसेल के जो आंकड़े एक्सपेक्टेड थे करीब 90,000 यूनिट्स के थे, 75,000 यूनिट्स आए हैं। और साथ में अगर आप देखें तो भारतीय कारोबार के लिए जो कमेंट्री वो अच्छी खासी देखने को मिली, लेकिन डीलेवरेजिंग टाइमलाइंस के चलते डाउनग्रेड कर दिया है, टारगेट कट भी किया है, लेकिन नोमिरा अपने व्यू को अभी भी इंटैक्ट रखे हुए हैं। खरीदारी की राय दे रहे 520 रुपए के लक्ष्य के लिए। हीरो विडा लॉन्च हो गई है तो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 3,100 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो लॉन्च किया है थोड़ा सा प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो अग्रेसिव नजर आ रहा है और सीएलएसए भी देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 2,962 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 3,030 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज ऑटो यहाँ पर इक्वल वेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने, लेकिन जो लक्ष्य है वो 4,182 से घटाकर 3,896 कर दिया है। 3,604 की क्लोजिंग है। और अंत में एसबीआई लाइफ यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1,500 से बढ़ाकर सीधे 1,700 कर दिया है, 1,240 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। रिपोर्ट्स कम हो गई, अब रिजल्ट सीजन के बाद ही आएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में 1-2 दिन ऐसे आने वाले हैं जब आशीष कहेंगे मैं आज ऑफिस ही नहीं आता हूँ। दिसंबर में होगा सर वो। दिसंबर में होगा। प्री प्लान छुट्टी है, मैंने बोला इसलिए। सर ब्रोकरेजेस की छुट्टी है, मैं अभी प्लानिंग कर लेता हूँ। ओके, ब्रोकरेज के अलावा भी ऑफिस में बहुत काम होता है। Okay। चलिए आइए, तैयार है हमारा पूरा पैनल आज और इस पूरे हफ्ते दम लगाकर आपके लिए काम करने के लिए। करते हैं बिगुल के साथ स्वागत पिक ऑफ द वीक का। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। आप सभी का सुस्वागतम। शुरुआत करें बंसल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी एक चीज याद करा रहा था, मतलब कि ब्रोकरेज की छुट्टी होती है दिसंबर में अनिल जी, लेकिन दिसंबर में ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक बैन में नहीं जाता, तो एक प्रोग्राम बैन से बेनिफिट भी होता है और बीच में तो अनिल जी बहुत तरह के प्रोग्राम होते हैं तो बैन से बेनिफिट भी होता है। तो इस तरीके से छुट्टी अनिल जी अप्रूव नहीं करनी चाहिए अनिल जी, इनकी छुट्टी तभी मिलनी चाहिए जब ये सिंगल से डबल हो रहे हो। बहुत ही बढ़िया बंसल जी, आपने बोल दिया सबकी छुट्टी कैंसिल। सबकी कैंसिल। अब जिसको भी छुट्टी अप्रूव करवानी है वो बंसल जी से करवाए। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द वीक वही है जो आपको भी काफी पसंद है और आपने भी रिकमेंड करा हुआ है। रिकमेंडेशन के बाद अनिल जी गिरा नहीं है बट चला भी नहीं है और चलने को अब तैयार है। स्टॉक है विंध्या टेलीलिंक। विंध्या टेलीलिंक पे खरीदारी की राय है, 1250 का स्टॉप लॉस लगाना है और ये स्टॉक गिरते बाजार में भी बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। 1560 का टारगेट है।
यूनिवर्सल केबल भाग रहा है और विंध्या टेलीलिंक का नंबर है, और फंडामेंटली देखें तो 1550 करोड़ की मार्केट कैप और बुक वैल्यू अनिल जी 2730 रुपए की है, जबकि 1330 करंट मार्केट प्राइस है। इंट्रिंसिक वैल्यू 2150 की है। तो टेक्निकली फंडामेंटली दोनों री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए एक री रेटिंग के नजरिए से। चलिए, तो ये है आपके लिए विंध्या टेली पर राय इस वक्त आती हुई बंसल जी की तरफ से पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ वीक के तौर पर। हिमांशु जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, कैश सेगमेंट का ही स्टॉक है पिक ऑफ द वीक के तौर पर जो मुझे पसंद है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा CIE। अनिल जी, वीकली चार्ट पर, वीकली बेसिस पर 2015 के बाद मल्टीपल रेजिस्टेंसेस के ऊपर इस स्टॉक ने वीकली क्लोज दिया है, जो कि काफी पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो तेजी है इस हफ्ते में और एक्सटेंड हो सकती है। 317 रुपए का क्लोज है, लेकिन जैसी वीक ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 305-310 के रेंज में आराम से एंट्री मिल सकती है। वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 290 के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। और अनिल जी, 375-380 रुपए तक के टारगेट्स महिंद्रा CIE में मुझे लगता है इस हफ्ते में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, महिंद्रा CIE। आइए, कुणाल जी भी हैं तैयार हमारे साथ। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपने ये जो अनिल जी कल एक कॉन्टेस्ट रखा था, उसमें इनाम की भी घोषणा आपको करनी थी जी। तो अनिल जी कल बड़ी मायूसी हुई अनिल जी हम सबको। क्यों? गलत जवाब दिया या जवाब दिया ही नहीं? अनिल जी देखिए बंसल जी, अनिल जी देखिए बंसल जी और मैं कयास लगा रहे थे कि कुछ ऐसा चटपटा सा कुछ निकलेगा कि मान लीजिए आपने भाभी जी को उस दिन प्रपोज किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया प्रस्ताव, इस तरह की कोई बात निकलेगी। अनिल जी, आपने ये ट्विटर के 11 साल का सेलिब्रेशन, अनिल जी ये भी बड़ी उपलब्धि है वैसे अनिल जी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मुबारकबाद अनिल जी। सोच कहाँ जा रही देश की, यही समझ में आया। अगर मैंने भाभी जी को प्रपोज कर भी दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया, तो मैं अपनी गलती का सार्वजनिक इजहार इतने सालों बाद करूंगा? कुणाल जी कमाल कर रहे हैं आप भी। तो ये तो 11 साल पहले इसी दिन मेरी एक बड़ी फैमिली की शुरुआत हुई थी, जो अपनी छोटी फैमिली से ट्विटर फैमिली, तो मैं इसीलिए उसको हमेशा एक्सटेंडेड फैमिली का नाम देता हूँ। तो वहाँ से मैंने ट्विटर की शुरुआत की थी 9 अक्टूबर को। तो उसकी 11वीं वर्षगांठ है, तो मैंने कहा कि जनरली अपनी वाली तो मना लेते हैं, चलो इस बार ट्विटर वाली भी मना के देखा जाए। लेकिन जितना जवाब आया लोगों का, दीप बड़ा सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग। बट मल्टी बैगर आपकी ग्रोथ है सर, अगर मतलब हम बाजार की मल्टी बैगर की ग्रोथ करते हैं, अगर ये देखें तो ये तो नहीं, मैं ना इसको इस तरीके से नहीं देखता कि इतने लोग बढ़ गए, 6.5 लाख हो गए, 7 लाख हो गए, या जो भी हो गया, वो सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि अगर जिंदगी में आपको प्यार करने के लिए एक आदमी भी अच्छा मिल जाए ना, तो भी आपकी ज़िंदगी निकल जाती है, राइट? उतना ही चाहिए। तो अगर आपकी इतनी बड़ी परिवार में इतने सारे लोग आपको इतना मतलब प्यार देते हों, और सबसे बड़ी बात है मेरी कमियों के बावजूद, मेरी नाकामियों के बावजूद, मेरी गलतियों के बावजूद देते हैं, तो ये मेरी कमाई है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी बार गलत होता हूँ, बार बार होता हूँ। हमेशा हम जो हमारे दर्शकों की उम्मीद है कि हमेशा हम उनको टॉप बता पाएँ, बॉटम बता पाएँ, नहीं हो पाता है, कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये इस चीज़ को जानते समझते हैं और हमारे इंटेंशन को, इरादों को मान कर माफ़ कर देते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, अपना प्रेम देते हैं। ये कमाई है। इसलिए नंबर से ज़्यादा ये चीज़ें, क्वांटिटी से ज़्यादा, वो कहते हैं कि ज़िंदगी लंबी होना जरूरी नहीं, ज़िंदगी बड़ी होना चाहिए। तो नंबर बड़ा हो या छोटा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो प्यार आपको मिल रहा है वो बड़ी क्वालिटी है। इसलिए कुणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हमारे सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, इस पर सारी जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, आपका प्यार, थैंक यू सो मच। जी कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द वीक में खरीदारी की राय है अडानी पोर्ट्स पर। अब देखिए अनिल जी, आज नीचे के लेवल्स पर मिलना चाहिए, नीचे मिलता है तो इसको खरीदें, 800 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लगता है कि स्टॉक का करेक्शन पूरा हो गया है। ये स्टॉक लगभग 950-960 के लेवल से सीधा एक तरफा गिरा है, तो यहाँ पर 800 रुपए के आसपास बड़ा मजबूत सपोर्ट है, फिबोनाची स्तर भी है। तो मेरी राय में इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 800 रुपए का। पहला टारगेट होगा 860 रुपए का, दूसरा टारगेट 880 रुपए का। अडानी पोर्ट पर खरीदारी करें।
अदानी पोर्ट खरीदे गैप से नीचे मिलने के बाद। यह राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। सिमी जी भी है तैयार। सुप्रभात सिमी जी, पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक होगा एक कैश का ही स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है जोमेटो पर। जोमेटो देखेंगे तो अनिल जी शायद बहुत ही कम एनालिस्ट होगा जो इसमें मतलब बाई कॉल दे दिए हैं। मैंने आज इस स्टॉक को इसलिए चूज किया क्योंकि एक लंबा सा डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इसमें लास्ट वीक को आया था और ये स्टॉक मुझे लगता है कि यहाँ से परफॉर्म करने वाला है। अभी आज मार्केट का सेंटिमेंट खराब है तो जो जोमेटो नीचे खुलना चाहिए, तो थोड़ा सा कल का मतलब फ्राइडे का लो के आसपास अगर मिल जाता है 64-65 के आसपास, तो वहाँ पे खरीदारी करने का सलाह होगा। ये मेरा कंडीशनल बाई है, 64-65 के आसपास होल्ड करना है, वही इसका फ्राइडे का लो है, तो उसी के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 60 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट होगा 74, दूसरा होगा 77। जोमेटो में मुझे लगता है कि आने वाले इस एक हफ्ते में 10 से 15-20% तक का भी रैली आ सकता है। बंसल जी जोमेटो पे बोले बगैर तो रहेंगे नहीं। शुक्रवार को तो पिक ऑफ द डे दिया था ना, सोमवार का पिक ऑफ द वीक दिया था बंसल जी। अनिल जी स्पेशल पिक था, वेरी वेरी स्पेशल पिक था। अनिल जी हाईलाइट अनिल जी ये नहीं करना, अनिल जी उस दिन एक चीज मिस हो गई थी। क्या? ये जो अनिल जी आपके ऑफिस में लोग छुट्टी मांग रहे हैं उनको एक होमवर्क दीजिए अनिल जी, जो मैंने रिसर्च करी है। आप अनिल जी अगर जैसे मैकडोनल्ड्स में जाते हैं और कुछ 750 रुपए का सामान खरीदते हैं, सेम अनिल जी सेम ऑर्डर अगर आप जोमेटो के थ्रू प्लेस करते हैं तो लगभग 160 से 175 रुपए आपका बिल इन्फ्लेट हो जाता है, वो आपको महंगा पड़ता है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या अनिल जी कि जोमेटो जो खरीद रहा है सेम आउटलेट से, उसके लिए प्राइसिंग अनिल जी अलग है, तो जोमेटो को डबल बेनिफिट हो रहा है। ये चीज अनिल जी मैंने खुद ने करी है रिसर्च। बट अगर और ये जो आपके यहाँ छुट्टी मांग रहे हैं अनिल जी आशीष, उसको अनिल जी होमवर्क दीजिए, इस पे पूरी रिसर्च करके शेयर करें। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है वाकई में। अगर ऐसा हो रहा है मतलब अगर आप सेम वहाँ से खरीद रहे हैं जोमेटो से खरीद रहे हैं, तो मतलब जो जोमेटो का जो मार्जिन है वो रिटेलर जोड़ के ही बता रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि भाई अगर जोमेटो को थ्रू खरीदे तो आपको पैसे ज्यादा देने हैं। करेक्ट। ये किस किस में हो रहा है बंसल जी? मतलब कोई खाने पीने वाले जो होटल वाले मामले में है या ग्रोसरी वगैरह वाले में, किस में आपने नोटिस किया है? अनिल जी मेरे पास तो 100% पुख्ता है मैकडोनल्ड्स का अनिल जी, जो वेस्ट लाइफ वाला मैकडोनल्ड्स है वहां पे तो अनिल जी हो रहा है। अच्छा, नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस पे हमको काम करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ग्राहकों को पता होना चाहिए। बाद में फिर ठीक है, किसी को कंफर्ट नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो ऑर्डर ही करूंगा, करे, वो उनकी मर्जी है। क्योंकि नहीं आने जाने की भी एक कॉस्ट हो सकती है, एक कंफर्ट के भी पैसे होते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन पता होना चाहिए। लोगों को ये लगे कि सेम प्राइस में मिल रहा है, वो गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो इस पर हमारी टीम जरूर काम करेगी। बंसल जी धन्यवाद, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, इस पर हम काम करेंगे। जैन साहब का करते हैं स्वागत। सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर क्या है इरादा आज? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स तो डेंजरसली खुलने वाले हैं, आप देखते हैं। क्यों का डेंजर क्या है? नहीं क्या डेंजर है बताओ, खुल तो रहे ना। मतलब मुझे तो कुणाल जी का ट्वीट बहुत जबरदस्त लगा इस वीकेंड पे। क्या था? कि मतलब नौकरी का डेटा मतलब अच्छा आने पे भी देखिए क्या प्रॉब्लम है, मतलब नौकरी कम रहे यूएस में, तो वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस तरीके का रिएक्शन मतलब इट वाज मतलब बहुत ही डेंजरस। मार्केट को गिरने के लिए बहाना चाहिए था। बट एनीवेज मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंडियन मार्केट्स में तो बना रहेगा और मैं बुलिश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी डाउनसाइड जैसा आपने आज कहा था, वो चैप्टर वाली बात 750 850 जो रेंज है 750 और 850 वहां पे सपोर्ट बिल्कुल लेगा इंडियन मार्केट्स। और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में खरीदी करके चलनी चाहिए। और स्टॉक्स में मैं जनरली बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड करता ही हूँ पिक ऑफ द वीक में। और जो फ्राइडे वीकेंड पे मैंने स्टॉक्स बताए थे उनको एक बार मैं रिपीट करूंगा। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, और गैब्रियल इंडिया दिया था मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे, और जेके पेपर लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। तो ये तो हो गया लास्ट वीक का अपडेट। और इस वीक के लिए मैं स्टॉक्स लाया, मुझे सीमेंट पे वापस से काफी भरोसा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स वापस से फुल एक्शन में रहना चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी करेक्शन मार्केट्स के साथ आ जाए, बट ओवरऑल हाइडेलबर्ग सीमेंट एक बहुत ही सुस्त चलने वाला स्टॉक है, बट एक एमएनसी कंपनी है, गजब की पेरेंटेज है। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है।
और बाकी शुगर स्टॉक्स वापस से एक्शन में आएंगे, क्योंकि एक तो क्रूड ऑयल की वजह से जब भी तेजी आती है तो शुगर स्टॉक्स फिर से एक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि वो इथेनॉल वाली स्टोरी पे फिर माहौल बनने लग जाता है। तो बिल्कुल EID पैरी जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे मुझे बहुत भरोसा है, और आंध्र शुगर जो कि केमिकल स्टॉक भी है, और NMDC जहाँ पे लास्ट वीक एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज थी, बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ACC लिमिटेड। ओके, तो भरपूर रिकमेंडेशन जैन साहब की तरफ से। 2 सीमेंट स्टॉक्स भी उसमें इंक्लूडेड हैं। शुगर तो जैन साहब को पसंद भी है, NMDC पर भी रखिए नजर। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। आइए फिर कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेनी है। सिमी जी, बंधन बैंक का अपडेट इनकी तरफ से आया है, अच्छा अपडेट रहा है, तिमाही आधार पर स्टेबल परफॉर्मेंस है, YOY अपडेट काफी मजबूत है। चार्ट्स क्या कहती हैं सिमी जी बंधन बैंक की? दीपांशु, आज ओपनिंग के बाद अगर पूछ लेता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इतना खराब वीकनेस के साथ मार्केट खुलने वाला है, तो यहाँ पे बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि 7-8 दिन पहले ये स्टॉक एक लो बनाया था 250 के आसपास। वो लो अगर होल्ड कर जाता है तो यहाँ पे रिकवरी में एक्सपेक्ट करूँगी। तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि मार्केट वीकनेस के साथ खुलेगा तो ये नीचे तो ज़रूर आएगा। 250 अगर होल्ड करता है तो इसमें रिकवरी मैं एक्सपेक्ट करूंगी। 290 से 295 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वहीं पे इसका 100 और 200 डेमा सिचुएटेड है, तो वो क्रॉस करेगा तो इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल तो खरीदारी डिप पर ही करने का सलाह होगा, प्रीवियस पोजीशंस होल्ड करके रखने का सलाह होगा। 250 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह नहीं है, इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल, आज तो खैर बाजार मूड थोड़ा खराब है। वैसे इंटरेस्टिंगली फ्राइडे को डेज हाई पर ये काउंटर बंद हुआ था, हल्की फुल्की बढ़त से, बट पूरा रिकवर होकर डेज हाई पर आपको बंद होते दिखा था। बजाज फिनसर्व, हिमांशु जी जरा इसका चार्ट देखें सर। जी दीपांशु, देखिए एक अच्छे रनअप के बाद स्टॉक फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है। हायर लेवल से लगभग पोस्ट स्प्लिट जो डेटा है 1850 के हाइज बनाने के बाद इंपॉर्टेंट अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास को रीटेस्ट करते हुए नजर आया, और वहां पर मुझे लगता है कि फिलहाल एक कंसोलिडेशन ही बनी हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि 1600-1650 के आसपास की जो भी गिरावट मिलती है वहां पर वापस से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल सकती है, और जब तक ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर 1560 के ऊपर टिका हुआ है, मुझे लगता है कि हर गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व जहां पर आपको रखनी है नजर। अपडेट के बाद देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। जैन साहब, स्टार हेल्थ कवर करते हैं सर। अपडेट आया है, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम करीब 12% इनका बढ़कर आया है। परफॉर्मेंस वैसे तो ठीक ही रही है, इस पर कोई राय है आपकी? देखिए, वेरी फ्रैंकली स्टार हेल्थ का एक डिस्क्लेमर तो दे दो कि मैंने मेरे पेरेंट्स की पॉलिसी वहीं से ली है, और क्लेम भी आया, तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, बढ़िया है, और काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है। फिर रेयर एंटरप्राइजेस राकेश जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ओवरऑल बड़ा करेक्शन के बाद एक रिकवरी भी आई है और कंसोलिडेट भी कर रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर का जो स्टॉक्स के वैल्यूएशंस है उनको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, और इस कंपनी के नंबर्स को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं। सो मैं कवर करता हूं बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, सो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि इसको इन लेवल्स पे भी लेने की कोशिश की जाए। ओके, तो ये है आपके लिए स्टार हेल्थ पर रहा है। आइए करते हैं फर्स्ट रेट की शुरुआत हेडलाइंस के साथ।